दोस्तों डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करेंगे जीके जीएस के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और हमेशा की तरह कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी हम लोगों ने कई सेशन अपलोड किए, लाखों दोस्तों ने देखा और सराहा, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2021 का कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिर्देशक के रूप में किसकी नियुक्ति दी गई है, यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिए। तो सही उत्तर है हाल ही में M.A. गणपति को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनेगा कि इनके पहले नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक कौन थे दोस्तों, तो सही उत्तर होगा S.S. देशवाल। S.S. देशवाल का स्थान कौन लेंगे, M.A. गणपति। अब यहाँ पे ऑप्शन में 3 नाम और है, कुलदीप सिंह, सुबोध कुमार जायसवाल और सोमा मंडल। तो हमेशा की तरह इनको भी डिस्कस कर लेते हैं, कौन है ये तीनों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा M.A. गणपति नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल, कुलदीप सिंह CRPF के डायरेक्टर जनरल बने हैं, सुबोध कुमार जायसवाल CISF के डायरेक्टर जनरल बने हैं और सोमा मंडल सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें जाननी है। यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इनके बारे में जानना है, दूसरा CRPF के बारे में जानना है, तीसरा CISF के बारे में जानना है, तो चौथा जो है वो सेल के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की। स्थापना हुई थी 22 सितंबर 1986 को, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और हाल ही में M.A. गणपति को इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आगे दूसरा नंबर है CRPF। CRPF का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। इसका मोटो है सेवा और निष्ठा। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और हाल ही में कुलदीप सिंह को CRPF का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। आगे है CISF। CRPF के बाद CISF। CISF का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और फाउंडेशन कब हुई थी, 10 मार्च 1969 को। मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और अभी हम लोगों ने पढ़ा CISF के बारे में कि इसके नए डायरेक्टर जनरल बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल। नेक्स्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक महारत्न कंपनी है और सोमा मंडल हाल ही में इसकी नई चेयरमैन बनी है और पहली महिला चेयरमैन बनी है सोमा मंडल, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेल की। फाउंडेशन हुआ था 19 जुलाई 1954 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके 5 सेल के बारे में बात करते हैं। सेल के 5 इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट हैं, ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न तो ध्यान रखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में किसे पिज्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, यानी पिज्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कब इनकी शुरुआत हुई है और क्या खास चीजें याद रखनी है। पहले बात करते हैं पिज्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 की। तो हाल ही में एनी लैक्टॉन और जिन फिलिप वासन को दिया गया पिज्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार। जैसे नाम से ही प्रतीत होता है, ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी शुरुआत हुई थी 1979 को और वर्ष 2021 को फ्रांसीसी आर्किटेक्ट और शिक्षक एनी लैक्टॉन और जिन फिलिप वासन को आर्किटेक्चर के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान जो कि है पिज्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ध्यान रखिए। इसके अलावा खास चीजें ध्यान देने युक्त बात यह है कि एनी लैक्टॉन जो है यह पुरस्कार जीतने वाली पहली फ्रांसीसी महिला वास्तुकार है, यानी आर्किटेक्ट है। अगर थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो ये आर्किटेक्ट के क्षेत्र का दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसे आर्किटेक्ट का नोबेल भी कहा जाता है। इसके तहत 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है कि वर्ष 2018 में यह पुरस्कार किसे दिया गया था, तो आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी को दिया गया था। अब आप कहेंगे सर 2018 क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि 2018 में जो दिया गया था बालकृष्ण दोषी को वो एक भारतीय थे, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बालकृष्ण दोषी जो है यह पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय बन गए। कब मिला, 2018 में। और 2021 में एनी लैक्टॉन और जिन फिलिप को दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि दुनिया के 10 सबसे पॉल्यूटेड यानी प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर शामिल है।
तो सही उत्तर है हाल ही में दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों का लिस्ट जारी किया गया। इनमें दुर्भाग्यवश 9 शहर जो है हमारे देश भारत के हैं। तो सही उत्तर दोस्तों एक्चुअली इसमें दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों को लिया गया, जिनमें टॉप में चीन के शेनजांग प्रांत रहा। इसके बाद के 9 शहर जो है वो भारत के रहे। अगर भारत की बात करें तो गाजियाबाद दुनिया का सबसे प्रदूषित शहरों में दूसरा स्थान है और भारत में इसका पहला स्थान है। ध्यान रखिए कौन, गाजियाबाद। अगर पूरे विश्व में बात करें तो टॉप पे कौन है, चाइना का शेनजांग जो है सबसे प्रदूषित शहर है। अगर दूसरे नंबर में बात करें तो गाजियाबाद है और भारत में गाजियाबाद टॉप पर है। इस लिस्ट में जो है दिल्ली जो है 10वें नंबर पर है। पर दुनिया के सबसे प्रदूषित राष्ट्रीय राजधानियों में हमारा देश भारत की राजधानी दिल्ली टॉप पर है। इसको जारी किसने किया है? इसे वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के द्वारा जारी किया गया है और ये 2020 की रिपोर्ट है जो कि 2021 में जारी किया गया। आगे बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की, भारत के किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज बनाया जा रहा है? तो सही उत्तर है ये बनाया जा रहा है चिनाब नदी पर। क्या बनाया जा रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा आर्च ब्रिज। अब आर्च ब्रिज क्या होता है मैं आपको पिक्चर में दिखा दूं, क्लियर हो जाएगा। ये जैसे ये ब्रिज देख पा रहे हैं, ये जैसे इसे आर्च कहा जाता है और ये रेलवे के द्वारा बनाई जा रही है। इसकी लंबाई की बात करते हैं 1315 मीटर लंबी है और दिसंबर 2022 तक ये कंप्लीट होना है। इसमें लगभग 1250 करोड़ रुपए लागत लग रही है और खास बात यह है कि -20 डिग्री के सेल्सियस टेम्परेचर में भी इसमें कुछ नहीं होगा और ये बनाई जा रही है भारतीय रेलवे के द्वारा और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज बनाया जा रहा है। ये किस नदी पर बनाया जा रहा है? ये चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है, ध्यान रखिए। इसके अलावा ये रेलवे जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाके में बनाया जा रहा है और एक बार पूरा होने के बाद ये चीन का रिकॉर्ड तोड़ देगी। अभी तक चीन की जो है बीपन नदी पर बनाई गई जो आर्च ब्रिज है दुनिया के सबसे ऊंची आर्च ब्रिज थी, बट इसका रिकॉर्ड ये तोड़ देगी, ध्यान रखिए। इस पुल की अगर ऊंचाई की बात करें तो यह जो है कुतुब मीनार से लगभग 5 गुना ज़्यादा ऊंचा है और ये बनाई जा रही है चूंकि चिनाब नदी पर। तो चिनाब नदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल के बारालाचा दर्रे से निकलती है, यानी यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। इसकी लंबाई की बात करते हैं, भारत में चिनाब नदी की कुल लंबाई है 1180 मीटर। यह सिंधु नदी की एक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी है और भारत में हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय में जो है ये 2 भागों में बढ़ती है और इसके ऊपरी पहुंच को हम लोग चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे बात की जा रही है चिनाब की, तो आपको बता दूं कि जो सिंधु नदी है उनकी 5 सहायक नदी है जिनके बारे में बार बार पूछा जाता है। नाम है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ध्यान रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में बार बार प्रश्न पूछा जाता है और ये सारे पंजाब से होकर गुजरते हैं। इसी कारण से लैंड ऑफ 5 रिवर के नाम से हम लोग पंजाब को जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में ऑल इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले सबसे युवा भारतीय बन गए, यानी यंगेस्ट इंडियन बन गए हैं? तो सही उत्तर है प्रणय हारे। प्रणय हारे हाल ही में इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले सबसे युवा भारतीय बन गए हैं। अब यहाँ से किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रणय हारे का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध है किससे? बैडमिंटन से। और ये इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले सबसे युवा भारतीय बन गए हैं। तो इनका एज कितना है? ये मात्र 19 वर्ष है, ध्यान रखिए। और इनका संबंध है बैडमिंटन से। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट नाम बता दो, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, किदम्बी श्रीकांत और प्रणय हारे, ये सारे किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मियामी इंटरनेशनल साइंस फ्रिक्शन फिल्म फेस्टिवल में किस साइंस फ्रिक्शन फिल्म को 4 अवार्ड मिले हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिए। तो सही उत्तर है साइंस फ्रिक्शन पे बेस्ड मूवी मैनी को हाल ही में मियामी इंटरनेशनल साइंस फ्रिक्शन फेस्टिवल में 4 अवार्ड दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसकी लेखिका और प्रोड्यूसर कौन है? सोनल सहगल। सो इनका नाम याद रखिए, सोनल सहगल इसकी लेखिका और प्रोड्यूसर है। साथ ही इस फिल्म को को प्रोड्यूस कास्ट पुराने और मराना प्रोडक्शन के द्वारा किया गया है। और आपको बता दूं कि इस फिल्म को सबसे अधिक नॉमिनेशंस मिले थे और इसी फिल्म ने हाल ही में 4 अवार्ड जीत लिए हैं। नाम है मैनी और इसके कौन है? प्रोड्यूसर कौन है? सोनल सहगल।
अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में किस विधानसभा ने 4 अन्य विधायकों को एक साथ मिलाकर राज्य आयोग विधेयक 2021 पारित किया है? तो सही उत्तर है हरियाणा विधानसभा। हरियाणा विधानसभा में हाल ही में 4 अन्य विधायकों के साथ हरियाणा योग आयोग विधेयक 2021 पारित किया है। अब इसमें क्या होगा? इस आयोग का उद्देश्य है हरियाणा में योग के प्रचार को बढ़ावा देना, ध्यान रखिए, और इस विधेयक में चिकित्सा के प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली को विकसित करने का प्रयास किया गया है। अब इसे पारित किया गया है हरियाणा विधानसभा के द्वारा। तो बात कर लेते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं, ध्यान रखिए। गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है। यहाँ कुल 22 डिस्ट्रिक्ट है, 10 लोकसभा सीट, 5 राज्यसभा सीट और 90 विधानसभा सीट है। और पंजाब और हरियाणा के दोनों की जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है रवि शंकर झा है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हरियाणा से क्या प्रश्न पूछे गए 2020-21 में? रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल कहां बनाया गया? तो हरियाणा के झज्जर में बनाया गया, ध्यान रखिए। और हरियाणा के अंबाला सिटी बस स्टैंड का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो सुषमा स्वराज बस स्टैंड रख दिया गया है। इसके अलावा रिसेंटली एग्जाम में बहुत एक इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछ लिया गया कि रजिया बेगम का मकबरा किस राज्य में स्थित है? तो यह हरियाणा के कैथल में स्थित है। और महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा हरियाणा के किस नगर में की गई थी? तो कुरुक्षेत्र में की गई थी, ध्यान रखिए। और रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया कि किकली नामक जो है लोकनृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये हरियाणा का प्रसिद्ध है। और कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो हरियाणा के करनाल में हुआ था। 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क ध्यान रखना है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेश्वर नेशनल पार्क कहाँ है? हरियाणा में है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण करने संबंधित रोजगार निधि को मंजूरी दे दी है? तो सही उत्तर है, ऐसा करने वाला राज्य है झारखंड। झारखंड सरकार ने हाल ही में नौकरियों में 30,000 तक या तो उससे कम वेतन वाले जितने भी नौकरियां हैं निजी क्षेत्र के, उसमें 75% आरक्षण करने संबंधी जो है रोजगार नीति को मंजूरी दे दी है। जबकि झारखंड से पहले हरियाणा सरकार ने भी इसी तरह की एक नीति को मंजूरी दी थी। अब बात आई है झारखंड की। झारखंड के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। यहाँ के गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। कुल 24 डिस्ट्रिक्ट है, लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 6, 81 विधानसभा सीट है। राजधानी है रांची। यहाँ से दामोदर जैसी नदियां बहती है। और बहुत इंपॉर्टेंट है बेतला या तो पलामू नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो झारखंड में है। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? झारखंड की राजधानी रांची में है, ध्यान रखिए। और कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो झारखंड के धनबाद को जाना जाता है। और हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? हमारे श्री अर्जुन मुंडा। और वो उनका निर्वाचन क्षेत्र कौन है? झारखंड का खूंटी है। इसके अलावा रिसेंटली एग्जाम में 2-3 प्रश्न जो पूछ लिए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आयुष्मान भारत जो योजना है उसकी शुरुआत कहां से की गई थी? तो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत जो है 23 सितंबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के रांची से की थी। और आर्थिक रूप से कमजोर जो सवर्ण है 10% आरक्षण लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना था? झारखंड बना था। पहला राज्य कौन बना था? गुजरात बना था, ध्यान रखिए। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसान मानधन योजना की शुरुआत कहां से की? तो झारखंड के रांची से की। और हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की विधानसभा भवन का उद्घाटन किया। और जल शक्ति अभियान में किस जिले को देश भर में पहला स्थान मिला? तो धनबाद को मिला है। अगला प्रश्न है कि भारत की महिला तलवारबाज भवानी देवी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली कौन सी भारतीय तलवारबाज बन गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। तो सही उत्तर है भारत की पहली तलवारबाज बन गई है। तो प्रश्न में अगर पूछा जाए आपसे कि भवानी देवी का संबंध किस खेल से है? तो ये एक तलवारबाज है। और भारत की अंतर्राष्ट्रीय महिला तलवारबाज भवानी देवी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है तलवारबाज, ध्यान रखिए। उन्हें जो है समयोजित आधारित रैंकिंग के आधार पर ओलंपिक में क्वालिफाई किया गया। ध्यान रखिए, ओलंपिक के बारे में बात करते हैं। इस बार का जो ओलंपिक है वो टोक्यो में होगा, जापान की राजधानी टोक्यो में। और हमारे केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू है। और अगर पूछा जाए कि भवानी देवी का संबंध किस खेल से है? तो तलवारबाज है। और किस राज्य से इनका संबंध है? तो ये तमिलनाडु से इनका संबंध है। आपको बता दूं कि 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 तक ये ओलंपिक खेला जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक है। इनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ा दिया गया।
और ओलंपिक गेम्स में भारत ने अब तक कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 28 पदक जीते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा हॉकी में जीते हैं। रिसेंटली एग्जाम में भी पूछा गया कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बाच। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और स्थापना कब हुई थी? तो 23 जून 1894 1894 को स्थापना हुई थी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। और इस बार का ओलंपिक कहाँ होने वाला है दोस्तों? जापान की राजधानी टोक्यो में। एक्चुअली ये 2020 में होना था, बट कोरोना वायरस के कारण ये 2021 तक एक्सटेंड कर दिया गया। लास्ट हुआ था 2016 में, कहाँ? ब्राजील में हो। इसके बाद कहाँ पे होगा? 2024 में फ्रांस में होने वाला है। इसके ऑफिशियल मस्कट की घोषणा कर दी गई है। मीराई तोबा और सोमाइती इसके ऑफिशियल मस्कट है। इस बार का ओलंपिक जो है वो कितने नंबर का संस्करण होगा? इसका 33वां संस्करण होगा। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन फुटबॉलर इतिहास में सबसे ज्यादा यानी 770 गोल दागने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ध्यान रखिए, इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बहुत ही अच्छे फुटबॉल प्लेयर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इनका संबंध किस देश से? ये पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर है और ये 770 गोल दागने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं। इसके पहले ये रिकॉर्ड पेले के नाम पे था, जिन्होंने 767 गोल दागा था, बट उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। आपको बता दो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभी तक 5 बार इन्होंने बैलन डि'ओर जो है अवार्ड जीता है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हाल ही में दुबई सरकार के द्वारा प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड भी दिया गया था। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। इन्होंने कितना गोल दागा? 770 गोल अभी तक दागा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कितने लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो सही उत्तर है, हाल ही में 20 लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत का एक साहित्यिक सम्मान है। इनमें भारतीय संविधान में शामिल 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं शामिल है, उनमें 7 में राजस्थानी और अंग्रेजी यानी कुल 24 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। पहली बार यह पुरस्कार 1955 1955 को दिया गया था। पहले हिंदी के प्राप्तकर्ता कौन थे? माखन लाल चतुर्वेदी को हिंदी के क्षेत्र में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1955 को उनकी कृति हिम तरंगिनी के लिए। और हाल ही में अनामिका को हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया वर्ष 2020 का 2021 में दिया गया। ध्यान रखिए, किनको? अनामिका को दिया गया हिंदी के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि स्विट्जरलैंड के बाद किस देश ने हाल ही में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो सही उत्तर है श्रीलंका। स्विट्जरलैंड के बाद श्रीलंका ने हाल ही में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ में श्रीलंकन सरकार ने 1000 से ज्यादा इस्लामिक स्कूलों को भी बंद कर दिया है। बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका की 2 कैपिटल है, आपको पता है, कोलंबो और दूसरी श्री जयवर्धनेपुरे कोटे है। इसकी जो करेंसी है श्रीलंकन रूपी है। यहाँ के प्रेसिडेंट है गोताबाया राजपक्षे और यहाँ के प्रधानमंत्री है कौन? महिंद्रा राजपक्षे। आपको बता दूं कि रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया कि श्रीलंका का नाम पहले क्या था। आपको बता दूं कि 1975 तक इसका नाम सिलोन था, सिलोन। बाद में इसका नाम श्री कर दिया गया 1972 में। के बाद इनका नाम 1978 में इनका नाम श्री जोड़ के बाद में लंका से मिलाकर श्रीलंका कर दिया गया। तो पहले इनका नाम क्या था? सिलोन था, बाद में श्रीलंका कर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो हाल ही में फ्रांस के द्वारा अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया गया। इसका नाम क्या रखा गया? एस्टर एक्स रखा गया। अब फ्रांस ने इसकी शुरुआत की गई है, तो फ्रांस के बारे में बात करते हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री है जीन कार्टेक्स, कैपिटल है पेरिस, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? एमेनुएल मैक्रोन। और हाल ही में फ्रांस ने फिर से लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। 1 महीने के लिए उन्होंने लॉकडाउन की घोषणा की है फिर से। दोस्तों आज के लिए इतना ही है। आज के लिए आपका क्विज का प्रश्न है, आप मुझे बताएंगे कि हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, योगी आदित्यनाथ या अजय भट्ट? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साथ में अगर आप लोग चाहे तो वर्ष 2020 के जनवरी से लेके अभी तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।